तो जब बैंक ने फाइनेंशियल जो क्रेडिट है वो देना होता है, तो बैंक्स को कई तरह के जो फाइनेंशियल एंड जो नॉन फाइनेंशियल रिस्क हैं उनका सामना करना पड़ता है। जैसे कि क्रेडिट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, इक्विटी प्राइस रिस्क हो गया, कमोडिटी प्राइस रिस्क हो गया, लीगल रिस्क हो सकते हैं, रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है, रेपुटेशनल एंड ऑपरेशनल। सो बहुत से रिस्क हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो रिस्क बेसिकली क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई इवेंट होता है तो लॉस हो सकता है, यानी कि किसी तरह की दिक्कत आ सकती है बैंक को। एंड ये जो रिस्क होते हैं ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर रिस्क के कारण किसी तरह की दिक्कत आती है, किसी तरह की इंप्लीकेशन आती है, तो वो बैंक्स के ऊपर भी आ सकती है एज वेल एज कस्टमर्स के ऊपर भी आ सकती है। तो बैंक्स को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब बैंक ने लैंडिंग करनी होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जब लैंडिंग से रिलेटेड जो रिस्क है, दैट इज अ क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क जिसे हम डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं, यानी कि इनएबिलिटी हो सकती है वो बोरर की कि वो मे बी फाइनेंशियल उसका या फिर बिजनेस में किसी तरह का दिक्कत आ रही है जिसके कारण वो पैसे नहीं पे कर पा रहा है, या फिर हो सकता है वो अनविलिंगली यानी कि विलफुल डिफॉल्टर हो, या फिर हो सकता है कि उसकी काउंटर पार्टी ने किसी तरह की दिक्कत कर दी हो, यानी कि कमिटमेंट को पूरा ना किया हो। जैसे कि पर्सन ए ने ट्रेड शुरू किया बैंक से लोन लेकर, एंड पर्सन के ट्रेड जो डेप्टर थे बी था, अब इसने डिफॉल्ट कर लिया। बी ने क्या किया, डिफॉल्ट कर लिया है किसके साथ, ए के साथ, जिसके कारण अब ए बैंक की जो इंस्टॉलमेंट्स है उनको पे नहीं कर पा रहा। तो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट के कारण, यानी कि काउंटर पार्टी की जो कमिटमेंट थी ए के साथ, उसके कारण मे बी वो जो कमिटमेंट है वो लैंडिंग के रिगार्डिंग हो सकती है, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हो सकती है, हैजिंग के रिगार्डिंग हो सकती है, सेटलमेंट के रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर कोई भी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकती है जिसके कारण ये जो रिस्क है ये अराइज हो सकता है। एंड जनरली अगर हम बात करें जो ये क्रेडिट रिस्क है, ये ट्रांजैक्शनल रिस्क या फिर डिफॉल्ट रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिस्क से बनता है। पोर्टफोलियो रिस्क क्या है, जब आप एक ही तरह की लैंडिंग करते रहते हैं तो अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर में कोई दिक्कत आ गई तो पूरा का पूरा जो आपका पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा। लाइकवाइज अगर बैंक को एक कोई बैंक था जो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग के लोन कर रहा था, अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट का बुरा हाल है, यानी कि आपके कंट्री की ग्रोथ रुकी हुई है किसी इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण या फिर वर्ल्ड वाइड फैक्टर्स के कारण, तो वो जो क्रेडिट पोर्टफोलियो था वो खराब हो जाएगा। सो वो कंसंट्रेशन हो गई है। एंड ये जो पोर्टफोलियो रिस्क रहता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दोनों पर डिपेंड करता है। एज आई टोल्ड यू, एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं, जैसे कि इकोनॉमी में कोई दिक्कत आ गई, स्टेट की इकोनॉमी को दिक्कत आ गई है, कोई कमोडिटी में, इक्विटी प्राइसेस में बहुत से अनफेवरेबल चेंजेस आ गए, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हो गए, इंटरेस्ट रेट्स हो गए, या फिर आपके ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हो गई, या कोई पॉलिटिकल पॉलिसी हो गई, या गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई जिसमें चेंजेस आने के कारण, यानी कि जिसके ऊपर आपका कोई बस नहीं चलता, ठीक है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, जिसके कारण आपके किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में दिक्कत आ रही है, दैट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एंड इंटरनल फैक्टर क्या हो सकते हैं, आपकी पॉलिसी में, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि आपके किसी प्रॉपर आपने एग्रीमेंट करना था, लोन की पॉलिसी थी वो प्रॉपर नहीं थी, उसके कारण जो रिस्क राइज हुआ है, या फिर अगर कोई कंसंट्रेशन लिमिट थी जिसको फॉलो किया जाना था, एक्सपोजर लिमिट थी जिसको फॉलो किया जाना था, आपने उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है, या फिर उस पॉलिसी की एब्सेंस है, एक्सपोजर लिमिट की आपकी एब्सेंस है, जिसके कारण पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो अराइज हो सकता है। या कोई प्रॉपर कमेटी नहीं है जो इन लिमिट्स को, लैंडिंग लिमिट्स को डिफाइन कर रही है, या फिर जो अप्रेजल किया है उसमें किसी तरह की कमी पेशी है, आपने फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखी बोरोर की, या आप सिर्फ और सिर्फ कोलेटरल पर डिपेंड करते हुए लोन दे रहे हैं। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस यूनिट आल्सो, इंडिया में अगर आपने कोलेटरल के ऊपर कब्जा करना है ना तो उसमें बहुत से दिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे कि हाउसिंग लोन के केस में देख लीजिए, जहां पर कोलेटरल जो है वो कारगर है, अदरवाइज अगर आप कोलेटरल ले रहे हैं तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं। या फिर आपने रिस्क प्राइसिंग सही नहीं की है, यानी कि आपने लो क्रेडिट रेटिंग वाले बोरर को लोन जो है वो तो दे दिया लेकिन उसकी प्राइसिंग सही नहीं की है। लाइकवाइज अगर क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया जाए 8% पर एनम की रेट पर, तो उसमें अगर डिफॉल्ट होंगे तो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। अगर कोई रिव्यू मैकेनिज्म था जो लोन का वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये सभी दिक्कतें हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी चीजें, पहली है डेफिशिएंसी लोन पॉलिसी में, दूसरी है पोटेंशियल लिमिट जो होनी चाहिए, कंसंट्रेशन लिमिट होनी चाहिए, वो नहीं है, तीसरी है आपके पास जो लैंडिंग लिमिट होनी चाहिए लोन ऑफिसर को लेकर, कमेटी को लेकर, वो नहीं है। एंड अगला पॉइंट है कि आपके जो अप्रेजल किया आपने बोरो का वो सही नहीं किया गया, फाइनेंशियल पोजीशन को आपने सही से जज नहीं किया, आप कोलेटरल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, एंड आपने रिस्क प्राइसिंग सही नहीं किया, यानी कि जो रिस्क प्रीमियम आपको लेना चाहिए था आपने रिस्क टेकन के हिसाब से वो प्रीमियम बहुत कम लिया है या फिर सही नहीं लिया है। अगर आपका कोई रिव्यू मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि आप लोन को रिव्यू नहीं कर रहे हैं, जस्ट और जस्ट आगे
फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर पोस्ट सैंक्शन फॉलोअप नहीं है, तो ये वैरायटी ऑफ आपके क्या है, इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो पोर्टफोलियो रिस्क है बन सकता है ड्यू टू क्रेडिट रिस्क। इसी तरह से एक और वेरिएंट है क्रेडिट रिस्क का, दैट इज द काउंटर पार्टी रिस्क। सो काउंटर पार्टी रिस्क क्या है, जब आपकी काउंटर पार्टी परफॉर्म नहीं करती, यानी कि काउंटर पार्टी नॉन परफॉर्म कर रही है। अब आपने पैसे लेने थे, वो पैसे लेके अपने बैंक को देने थे, लेकिन अगर आपका सामने से पर्सन ही पैसे नहीं दे रहा, वो क्या है, काउंटर पार्टी फेल होगी, काउंटर पार्टी रिस्क हो गया। तो काउंटर पार्टी रिस्क के कारण आप फर्दर अपनी जो ड्यूटी से ऑब्लिगेशन से उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि पर्सन बी ने पैसे देने थे पर्सन ए के, लेकिन अब दिए नहीं है, तो पर्सन ए बैंक के जो पैसे हैं वो कैसे उठाएगा? तो दैट इज अ काउंटर पार्टी। पर्सन बी ने रिफ्यूज कर दिया, इनएबिलिटी उसकी परफॉर्म करने की। एंड इस तरह के जो रिस्क होते हैं मोस्टली ये एंटीसिपेटेड नहीं होते, बैंक ने सोचे भी नहीं होते कि इस तरह का जो रिस्क है वो अराइज हो सकता है। नाउ द थिंग इज कि हमें ये तो पता लग गया कि कौन कौन से जो रिस्क हैं वो क्रेडिट रिस्क में इन्वॉल्व है, लेकिन इस क्रेडिट रिस्क को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से इंकम्पस कर सकते हैं, इसकी मेजरमेंट करने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज थ्रू द क्रेडिट रेटिंग और स्कोरिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट रेटिंग करते हैं, क्रेडिट स्कोरिंग करते हैं। एंड क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है इसे प्रॉपरली आर्टिकुलेट किया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इन द बैंक पॉलिसी, जो कि अप्रूव होगी बोर्ड के द्वारा। यानी कि जो बैंक की लोन पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी है, उसमें क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है दैट शुड बी आर्टिकुलेटेड। हर एक बैंक की एक हाई लेवल क्रेडिट कमेटी पॉलिसी होनी चाहिए। उसके लिए जो कमेटी होगी उसे हम क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी कहते हैं। एंड क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम क्या होगा, जो भी क्रेडिट पॉलिसी के प्रोसीजर्स के जो भी इश्यूज होंगे, एक तो उनके साथ डील करना है, उसे एनालाइज करना है, एंड जो क्रेडिट रिस्क है पूरे बैंक के लेवल पर उसे मैनेज और कंट्रोल भी करना है। तो पहली चीज क्या है कि जो मैनेजमेंट है क्रेडिट रिस्क की, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस जो है उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए बैंक पॉलिसी में, जो कि अप्रूव होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, यानी कि बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड होगी। एंड हर एक बैंक की हाई लेवल क्रेडिट पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए, जिसे हम क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी कहते हैं। एंड ये क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज एंड जो प्रोसीजर्स हैं उनके साथ डील करेगी, उसे एनालाइज करेगी, एंड साथ के साथ जो क्रेडिट रिस्क है बैंक वाइड लेवल पर उसे मैनेज भी करेगी एंड कंट्रोल भी करेगी। एंड जब क्रेडिट रिफॉर्म भी किए गए, यानी कि लिबरलाइजेशन भी दी गई क्रेडिट में, तो उस समय पर एक सिग्निफिकेंट प्रेशर देखा गया बैंक्स के ऊपर। एंड कई बैंक्स ने रिपीटेडली डिस्ट्रेस के जो साइन थे वो शो किए। एंड इसका जो प्राइमरी रीजन था वो था कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था इंडियन बैंक्स में। एंड क्योंकि कंपटीशन जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, एंड जो बैंकिंग इन्वायरमेंट है बहुत ही ज्यादा हिलजुल वाला है, यानी कि बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी है इसमें, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा एकदम से सिस्टम जाता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक मस्ट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैंक्स। अगर बैंक्स ने सर्वाइव करना है तो जैसे जैसे ये कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, या फिर जिस तरह से जो बैंकिंग इन्वायरमेंट है इसमें वॉलेटिलिटी है, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा रिस्क मैनेजमेंट जो सभी तरह के रिस्क को कॉम्प्रिहेंसिव वे में ट्रीट करे एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट हो, वो जरूरी है। तो इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिटेल गाइडलाइंस दी हैं रिगार्डिंग द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स इन बैंक्स। तो ये जो रिस्क गाइडलाइंस हैं ये क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क तीनों को कवर करती हैं। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्पेशली डायरेक्ट किया है कि जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है इसे प्राइम अटेंशन दी जानी चाहिए टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। तो गाइडलाइंस तीनों तरह के रिस्क के लिए दी गई है, क्रेडिट रिस्क के लिए भी दी गई है, मार्केट रिस्क के लिए दी गई है, एंड साथ के साथ ऑपरेशनल रिस्क के लिए भी दी गई है। लेकिन प्राइम अटेंशन किसके लिए होनी चाहिए, फॉर द क्रेडिट रिस्क। एंड किसे देनी है अटेंशन, ये टॉप मैनेजमेंट को देनी है। एंड ये जो गाइडलाइंस दी गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के लिए, इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मेजर ऑफ रिस्क थ्रू द क्रेडिट रेटिंग और स्कोरिंग। तो रिस्क को, क्रेडिट रिस्क को हम किस तरह से मेजर करेंगे, क्रेडिट रेटिंग के थ्रू, क्रेडिट स्कोरिंग के थ्रू। इस पर्पस के लिए बैंक्स को एक पूरा ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्कोरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनके बेस पर हम बोरर को एक्सेस कर पाए, असेस कर पाए। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, मैनेजमेंट रिस्क है, इन सभी चीजों को हम असेस कर पाए इन पैरामीटर के जरिए, यानी कि बेस्ड अपॉन पैरामीटर्स। एंड साथ ही साथ क्लियरली डिफाइंड रेटिंग थ्रेशोल्ड होने चाहिए कि इस रेटिंग के बिलो जो बैंक है वो लैंडिंग करेगा ही नहीं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो थ्रेशहोल्ड रेटिंग होनी चाहिए जरूर। एंड जो कंडक्ट होगा, रिव्यू होगा रेटिंग्स का, वो क्वार्टरली बेसिस पर या हाफ ईयरली बेसिस पर हो सकता है। एंड बेस्ड ऑन पीरियोडिक रिव्यूज जो ये रेटिंग माइग्रेशन होंगी इन्हें मैप करना जरूरी है। मैपिंग से हमारा मतलब है कि हमें ये ध्यान रखना है कि किस यूनिट की जो वैल्यू है, रेटिंग है, वो अबव हो रही है यानी कि अच्छी बन रही है या कम हो रही है। सो फर्स्ट वाज रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ रिस्क यूजिंग द क्रेडिट रेटिंग। थर्ड इट इज अ क्वांटिफाई द क्रेडिट रिस्क। अब हमने जो ये क्रेडिट रिस्क है इसको क्वांटिफाई करना है। क्वांटिफाई करने का मतलब है कि हमने ये पता अनुमान लगाना है कि क्रेडिट रिस्क से हमें कितना लॉस हो सकता है। तो हमने यहां पर एस्टिमेट लगाना है कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कितना हो सकता है कस्टमर्स के एंड पोर्टफोलियो के पास्ट बिहेवियर को देखते हुए। यानी कि पिछले टाइम में अगर बैंक को इतना लॉस हुआ है, क्रेडिट लॉस हुआ है, तो हम उससे एक जजमेंट ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि कितना लॉस हो सकता है। एंड साथ ही साथ हमें इस चीज को भी डिटरमाइन करना है कि जो अनएक्सपेक्टेड लॉस है, जो डिफरेंट वेरिएशन के बेस पर हो सकता है, वो कितना हो सकता है। सो क्वांटिफिकेशन के बाद आता है प्राइसिंग द रिस्क इन अ साइंटिफिक मैनर। अब जो रिस्क हम अटेन कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास एपिटाइट होना चाहिए उस रिस्क के लिए, तो उसका प्राइसिंग करना जरूरी है। तो प्राइसिंग ये किस तरह से होगी? प्राइसिंग ऑफ द रिस्क इन अ साइंटिफिक मैनर, एक साइंटिफिक मैनर में होनी चाहिए। तो प्राइसिंग जो होगी लोन की वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि अगर कोई लॉस होता भी है, एक्सपेक्टेड जो लॉस होता भी है, हम उसे कवर कर सकें। डेट इज वाई RAROC फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, डेट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। यानी कि एक तो होती है रिटर्न ऑन कैपिटल, आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया। लाइकवाइज बैंक XYZ है, बैंक XYZ ने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, 10 करोड़ के ऊपर इसको 1 करोड़ का बेनिफिट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, तो ये इसकी क्या होगी? रिटर्न ऑन कैपिटल होगी। कैपिटल कितनी इंप्लॉय की? 10 करोड़ होगी एंड 1 करोड़ उसको मिल गया। एंड साथ में एक और इसमें नजरिया जोड़िए कि 10 करोड़ तो इसने इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, लेकिन इसमें से 50 लाख का इसे लॉस भी हुआ है जो रिस्क के कारण हुआ है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट इसका कितना हुआ? 50 लाख का हुआ ना। तो ये जो 50 लाख है ये क्या होगा? दिस विल बी RAROC, डेट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, तो उसके बेस पर जो हमें इकोनॉमिक कैपिटल है, जितना अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है, उसके बेस पर हमें उस इकोनॉमी कैपिटल को एलोकेट करना है ताकि हमारा रिस्क एपिटाइट बना रहे। एंड जब हमने अब प्राइसिंग कर दी है, अब उसके बाद है हमने रिस्क को मॉनिटर करना है एंड उसको कंट्रोल करना है कि ये रिस्क बढ़े ना। इस पर्पस के लिए जो भी ऐसे लोन हैं जिसमें क्रेडिट वीकनेसेस हैं, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है एंड उसके प्रॉब्लम एरियाज को आइसोलेट करना है ताकि हम इस तरह के अकाउंट्स को प्रॉपरली फॉलो अप कर पाए उनमें। एंड साथ के साथ हमें इस चीज का भी पता लगाना है कि हम प्रॉपर जो प्रोविजंस हैं एडिक्वेटली उन्हें मेंटेन कर पाए, यानी कि जो कोई भी एस्टिमेटेड लॉसेस हैं उसके बेस पर एडिक्वेट प्रोविजंस हम मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट इट इज स्टिपुलेट रेटिंग वाइज लिमिट्स ऑन लोन एक्सपोजर। यानी कि जो लोन एक्सपोजर है, जितनी उस अकाउंट की रेटिंग है, उसके रेटिंग के हिसाब से उसकी लिमिट को तय करना चाहिए। एंड जो हमने वॉल्यूम्स को, यानी कि जो नंबर ऑफ हमारे पास क्रेडिट्स हैं, एसेट्स हैं, जो हमारे लोन हैं, उन्हें हमें टारगेट करना है बेस्ड ऑन रिस्क रेटिंग। यानी कि अगर पर्टिकुलर लोन कैटेगरीज की जो रेटिंग है वो कम है तो उसके हिसाब से हम उन्हें टारगेट करना है। यानी कि ये हमारा लोन है जिनकी रेटिंग कम आई है, तो उस रेटिंग के हिसाब से हम इन्हें टारगेट करेंगे। एंड जो लोन पोर्टफोलियो का रिव्यू होना चाहिए रेटिंग बेस पर, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए ताकि हम पोर्टफोलियो की जो क्वालिटी है उसे असेस कर सकें एंड उसके हिसाब से जो नए लोन करने हैं वो कर सकें। एंड इस चीज को भी असेस करना चाहिए कि जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो बनाए गई हैं उनके साथ हम अधेयर रह सकें, इस चीज को भी मॉनिटर करना है। एंड जो कंडक्ट होगा इसके रिगार्डिंग, यानी पॉलिसीज के रिगार्डिंग, प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग, वो पीरियोडिक बेस पर टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर पाए। तो ये जो 4 मेजर्स हमने ऊपर पढ़ी हैं रिगार्डिंग द मेजरिंग ऑफ द रिस्क, क्वांटिफाई द रिस्क, प्राइसिंग ऑफ द रिस्क एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल द रिस्क, ये इसेंशियली इस चीज को दर्शाती हैं कि बैंक्स के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड जो है रिस्क रेटिंग एंड स्कोरिंग सिस्टम होना चाहिए, जो एक सिंगल पॉइंट इंडिकेटर की तरह काम करेगा, रिस्क फैक्टर्स को दर्शाएगा एंड जिसके बेस पर कंसिस्टेंट मैनर में हम क्रेडिट डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी जरूरी है रेटिंग्स की अक्रॉस द बोरोअर्स।
एंड ये जो रिस्क रेटिंग सिस्टम है इसको इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि जितने भी ओवरऑल रिस्क हैं लैंडिंग में, जो एक बहुत क्रिटिकल इनपुट हैं जिनके जरिए हम प्राइसिंग को सेट करते हैं, या फिर जो नॉन प्राइस टर्म्स हैं लोन की उनको सेट करते हैं, या फिर जो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को दर्शाती है रिव्यू के लिए एंड लोन पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट के लिए, उन सभी चीजों को हम इस रिस्क रेटिंग सिस्टम के थ्रू इन्वॉल्व कर पाए। सो रिस्क रेटिंग कहने का मतलब है कि इस तरह के होने चाहिए कि वो लोन बुक की जो अंडरलाइंग क्रेडिट रिस्क है उसको रिफ्लेक्ट कर सके।